नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स के मैं लगातार साथ बना हुआ हूँ। और दोस्तों, आपका एग्जाम होने के बाद आपको पेपर सोल्व कराने तक, सेकंड पेपर सोल्व कराने तक आपके साथ बना रहूंगा। दोस्तों, बिजनेस मेथड अपन ने प्रारंभ कर रखा है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अपन ने कंप्लीट कर लिया। आरएसआर अपन ने कंप्लीट कर लिया। ऑडिटिंग अपन ने कंप्लीट कर ली। और सेकंड पेपर का ये अपना चौथा सब्जेक्ट चल रहा है, बिजनेस मेथड। और अब बिजनेस मेथड में भी अपन ने दूसरा टॉपिक चल रहा है, जो कि एकल स्वामित्व, साझेदारी और कंपनी। ये अपना टॉपिक का नाम है। साझेदारी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ये अपनी आखिरी क्लास है साझेदारी के बारे में आज। फिर अपन कंपनी वाला पोर्शन प्रारंभ करेंगे इसी टॉपिक का। तो दोस्तों, बने रहिएगा। अब आपके पास समय भी कम बचा है, तो समय का सदुपयोग कीजिएगा। 11 फरवरी को आपकी एग्जाम प्रस्तावित है। तो दोस्तों, आपके पास जनवरी और दिसंबर 2 माह का समय बचा है। 2 माह का समय बचा है। ये कुछ दिन एक्स्ट्रा है, इनका भी सदुपयोग कीजिए। 2 महीने में आप 1 महीने में एक बार रिवीजन कीजिए और दूसरे महीने में एक बार रिवीजन कीजिए। और जो ये एक अतिरिक्त समय आपको मिल रहा है, उस समय में आप क्विक रिवीजन कीजिए। क्विक रिवीजन का मतलब ये होता है कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट को फटाफट फेरना, आंखों के सामने से निकालना होता है। दोस्तों, अब अपन प्रारंभ करते हैं अपना टॉपिक। अधिक समय जाया नहीं करूंगा आपका। दोस्तों, वैसे मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं आपके साथ एग्जाम तक बना हुआ हूं। मेरे हिसाब से जूनियर अकाउंटेंट जितने भी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, जो भी टीचर आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे या कहीं और भी पढ़ा रहे थे, कोचिंगों में पढ़ा रहे थे, उन सब ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट नहीं मिलते उनको। जूनियर अकाउंटेंट में सीईटी लगने की वजह से स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई। और तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना सिर्फ प्रॉफिट और नुकसान देखते हुए, दोस्तों, मेरे को अगर एक स्टूडेंट भी देखेगा ना, एक स्टूडेंट भी देखेगा, तो भी वो दोस्तों मैं आपके लिए एग्जाम तक बना रहूंगा। प्रयास करूंगा कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा लाने का। बिजनेस मेथड अपन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपना चैनल यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है जिसपे अपन लगातार जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स के साथ में बने हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले साझेदारी के प्रकार अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, साझेदारों के प्रकार। अब साझेदारी कितने प्रकार की हो सकती है, तो दोस्तों, दायित्व के आधार पर अपन साझेदारी को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। दायित्व के आधार पर साझेदारी के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। साझेदारी के आधार पर, दायित्व के आधार पर साझेदारी के 2 प्रकार हैं। इन दोनों प्रकार में पहला प्रकार है सीमित दायित्व साझेदारी, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सीमित दायित्व वाली साझेदारी कौन सी होती है? तो दोस्तों, ये दो साझ LLP एक्ट 2008 के तहत जिन्होंने पंजीकरण कराया है उनकी होती है। तो ऐसे साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व तो सीमित दायित्व साझेदारी है, नाम से ही पता लग रहा है। तो दायित्व कैसा होगा? सीमित होगा। अर्थात सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत निर्मित साझेदारी होती है ये सीमित दायित्व साझेदारी। इसमें एक दायित्व साझेदार का दायित्व असीमित होता है। दूसरी साझेदारी है असीमित दायित्व वाली साझेदारी। तो दायित्व के आधार पर साझेदारी के 2 प्रकार बताए, सीमित दायित्व साझेदारी, असीमित दायित्व वाली साझेदारी। ऐसी साझेदारी जिसमें सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। और यह असीमित दायित्व का अर्थ मैं पहले आपको समझा चुका हूं। समय अवधि के आधार पर साझेदारी, तो पहला अपन ने पढ़ा साझेदारी के प्रकार, दायित्व के आधार पर सीमित दायित्व साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी। दूसरा पढ़ रहे अपन समय के आधार पर साझेदारी। तो दोस्तों, निश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी ऐसी साझेदारी जो किसी समय विशेष के लिए प्रारंभ की जाती है और उसके समाप्त होते ही साझेदारी भी समाप्त हो जाती है, निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है।
समय अवधि के आधार पर साझेदारी में दोस्तों निश्चित कालीन साझेदारी ऐसी साझेदारी जो किसी समय के लिए प्रारंभ, समय विशेष के लिए प्रारंभ की जाती है। साझेदारी कैसे प्रारंभ की जाती है? समय विशेष के लिए प्रारंभ की जाती है और उसके समाप्त होते ही साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों निश्चित कालीन साझेदारी कौन सी है? ऐसी साझेदारी है जो निश्चित समय के लिए होती है। समय अवधि के आधार पर साझेदारी कैसी है? टाइम बियरर साझेदारी। समय अवधि के आधार पर साझेदारी कौन सी है? निश्चित कालीन साझेदारी ऐसी साझेदारी जो किसी समय विशेष के लिए प्रारंभ होती है और उसके समाप्त होते ही साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों अनिश्चितकालीन साझेदारी, दोस्तों साझेदारी की स्थापना कोई निश्चित समय के लिए नहीं की जाती है, न की गई हो तो वो दोस्तों अनिश्चितकालीन साझेदारी हो गई। ये सीधे सीधे शब्दों से ही पता लग रहा है निश्चितकालीन निश्चितकालीन, ये समय के आधार पे भी साझेदारी के दो भाग हो गए। तो अब तक आपने क्या पढ़ा आज की क्लास में? साझेदारी के प्रकार पढ़े। पहली साझेदारी दायित्व के आधार पे दो प्रकार होंगे, सीमित दायित्व, असीमित दायित्व। दूसरी समय सीमा के आधार पे तो दोस्तों निश्चितकालीन है, निश्चितकालीन और उद्देश्यों के आधार पे साझेदारी। अब अपन तीसरा साझेदारी का प्रकार, उद्देश्यों के आधार पे साझेदारी को कितने भागों में बांटा जा सकता है वो पढ़ेंगे। विशेष साझेदारी, स्पेशल पार्टनरशिप, किसी विशेष कार्य और उद्देश्य के लिए स्थापित की गई साझेदारी विशेष साझेदारी कह जाती है। स्पेशल ऑब्जेक्टिव, वो दोस्तों जिसका स्पेशल ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा, विशेष उद्देश्य होगा, उसके लिए अगर स्थापित की गई है तो उद्देश्य के आधार पर साझेदारी को बांट रहे हैं तो विशेष साझेदारी हो गई। विशेष साझेदारी कार्य या उद्देश्य पूरा हो जाने के पश्चात स्वयं समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों स्पेशल साझेदारी और दोस्तों ऐच्छिक साझेदारी, जो अपन इसके बाद पढ़ेंगे, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछता है। तो विशेष साझेदारी कौन सी होगी आपको याद रखना है, जिसका निश्चित उद्देश्य होता है, स्पेशल उद्देश्य या स्पेशल कार्य होता है, वो कार्य समाप्त होते ही साझेदारी समाप्त हो जाती है, तो स्पेशल उद्देश्य साझेदारी कहलाती है। और इस साझेदारी का आपको एग्जाम्पल भी देता हूं मैं, जैसे पुल निर्माण कार्य। पुल निर्माण कार्य करने के लिए किस दो व्यक्तियों ने साझेदारी की तो पुल निर्माण कार्य समाप्त होते ही साझेदारी समाप्त। बिल्डर जो होते हैं दोस्तों, बिल्डिंग का कार्य कंप्लीट होते ही साझेदारी समाप्त। तो दोस्तों ये विशेष साझेदारी होती है, किसी भी स्पेशल कार्य के लिए साझेदारी की जाती है, जैसे ही कार्य समाप्त साझेदारी समाप्त, विशेष साझेदारी। दूसरी होती है दोस्तों ऐच्छिक साझेदारी, यहां से पर्सन पूछता है 100%। दोस्तों ऐच्छिक साझेदारी से पीछे के एग्जाम पेपर उठाओगे, ऐच्छिक साझेदारी से आपको कई एग्जामों में पर्सन मिलेगा। जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ऐच्छिक साझेदारी से पर्सन पूछा गया और पर्सन किस प्रकार पूछे गए हैं, जो जो पॉइंट मेरे सामने आते हैं तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी आते हैं कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों ऐच्छिक साझेदारी में पर्सन क्या पूछा गया था, ध्यान से सुनना। ऐसी कौन सी साझेदारी है जिसमें एक साझेदार के द्वारा सूचना दिए जाने के बाद समाप्त हो जाती है? ऐच्छिक साझेदारी, विशेष साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी। तो दोस्तों इसमें ऐच्छिक साझेदारी आएगा। एक साझेदार की इच्छा पर ही इसमें कोई भी एक साझेदार, मान लो 3 साझेदार है, 3 पार्टनर है, इनमें से अगर ये चाहेगा ना पहला कि मैं साझेदारी नहीं रखूंगा अब, तो दोस्तों तुरंत साझेदारी समाप्त, सूचना देते ही, सूचित किए जाने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए होती है। अब साझेदारी संलेख। अब दोस्तों साझेदारी संलेख क्या होता है? दोस्तों ये एक लिखित में प्रपत्र होता है जिसमें शर्तें लिख लेते हैं साझेदारी की। भाई दोस्तों साझेदारी कर रहे हैं 2 व्यक्ति, तो पहले तय करते हैं कि भाई लाभ कितना लेंगे, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा,
मेरे को कितनी पूंजी लानी होगी, व्यापार संचालन में मेरी क्या भूमिका होगी, ये सब बातें पहले तय हो जाती हैं और उनके आधार पर साझेदारी होती है। तो जिस प्रलेख में लिख लिया जाता है, जिस पर प्रपत्र पर लिख दिया जाता है उन शर्तों को, तो वो साझेदारी संलेख कहलाता है। अब अपन देखते हैं परिभाषा। साझेदारी की उत्पत्ति साझेदारों के मध्य किए गए समझौते से होती है। बिल्कुल सही है, आपस में सहमति का मामला होता है। इस समझौते की शर्तों को एक प्रपत्र पर लिख दिया जाता है, यही लिखित प्रपत्र को साझेदारी संलेख कहते हैं। यह याद रखना, साझेदारी संलेख लिखित है, मौखिक भी हो सकता है दोस्तों। साझेदारी में संलेख का मतलब यहाँ पे लिखित से ले रहा है, लेकिन मौखिक भी हो सकती है साझेदारी, जिसमें अपन ने तय कर लिया ठीक है बाद आधा प्रॉफिट बांट लेंगे, कोई लिखित समझौता नहीं किया। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है अपन साझेदार बन गए लेकिन ये तय नहीं करते कुछ प्रॉफिट कितना मिलेगा कितना नहीं, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। अब देखना, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाला नियम, यानी कि साझेदारों ने यदि साझेदारी के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारों ने क्या किया दोस्तों, तय नहीं किया कि कितना लाभ बांटेंगे। दोनों दो व्यक्ति थे, दोनों ने क्या कहा, यार अपन दोनों मिलकर के कोई व्यापार करते हैं प्रारंभ में, और व्यापार की कोई शर्तें तय नहीं की। दोनों ने कहा आधे आधे पैसे लाते हैं और अपन व्यापार प्रारंभ करते हैं दोनों भाई मिलके, ठीक है कर लिया। लेकिन तय नहीं किया कि प्रॉफिट कौन लेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी पूंजी लगेगी, पूंजी पर ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये कुछ भी तय नहीं किया। तो दोस्तों इस चीज को क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख नहीं है साझेदारों के बीच में, तो इसके अभाव में कौन से नियम लागू होंगे। तो दोस्तों कुछ भी तय नहीं किया है तो प्रॉफिट लाभों को बराबर हिस्से में बांटा जाएगा। साझेदारों का लाभ हानि अनुपात बराबर बराबर होगा। साझेदारों का लाभ हानि अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा दोस्तों, ड्राइंग्स पर ब्याज नहीं लिया जाएगा किसी भी साझेदार से। ये शर्तें हैं, ये आपको याद रखनी है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, 100% एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रहती है यहाँ से भी। तो दोस्तों आपसे पूछेगा, यदि कोई साझेदार, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये 6% जो लिखा हुआ है यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो प्रत्येक साझेदार को लाभ अगर कोई भी पहले से उन्होंने तय नहीं किया, यानी कि साझेदारी संलेख का अभाव है, तो लाभ कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर किसी को भी व्यापार से ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी साझेदार को मान लो 10,000 रुपया, आहरण क्या होता है दोस्तों, 10,000 रुपए की मान लो किसी को आवश्यकता पड़ गई साझेदार को, तो व्यापार के गल्ले में से जो बिजनेस कर रहे हैं वहीं से पैसे लेकर के वो गया, तो उस पर उसको से ब्याज नहीं लिया जाएगा, वो पैसे वापस ला के देने पड़ेंगे उसको। यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त ऋण के रूप में फर्म को धनराशि देता है। अब मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं, दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगा करके, दो व्यक्ति हैं 1-1 लाख रुपए लगा करके कोई व्यापार प्रारंभ कर लिया। व्यापार में एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति धनाढ्य है उनमें से। तो दोस्तों व्यापार में 1-1 लाख रुपए से काम नहीं चल रहा, उन्हें अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है 50,000। तो एक व्यक्ति तो दोनों के पास लाने के लिए पैसे नहीं है, एक व्यक्ति के पास ला सकता है, उसके पास इनकम सोर्स अधिक है, उसके पास पैसे अधिक हैं, तो वो कहेगा कि यार पैसे लेके आ। तो वो कहेगा भाई व्यापार तो दोनों का है, मैं पैसे क्यों लेके आऊं, पैसे दोनों लेके आएंगे, अतिरिक्त आवश्यकता है पैसे की। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या कहेगा दूसरा व्यक्ति कि यार तू ऋण दे दे अपने को, अपने व्यवसाय के लिए ऋण दे दे, फिर अपन उसको व्यवसाय में से 6% तेरे को ब्याज भी देंगे, अपना व्यवसाय में से 6% ब्याज भी देंगे। तो दोस्तों जब कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त ऋण के रूप में फर्म को धनराशि देता है तो उसको 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा गया था ये भी मैं बता रहा हूं। यहाँ से प्रश्न कई बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है और जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है।
तो दोस्तों आपसे पूछता है, कैसे पूछेगा बताऊं, साझेदारी संलेख के अभाव में। दोस्तों ये यो क्यों पूछेगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ साझेदारी संलेख के अभाव में। वैसे अपन जब ये पढ़ा के पूरा प्रश्न करेंगे ना तो आपके सामने भी आएंगी ये चीजें। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू हो, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर कितना ब्याज दिया जाएगा। तो ऑप्शन में देता है 3%, 12%, 6%। कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तो 6% दिया जाएगा। अब दोस्तों किसी भी साझेदार को पारिश्रमिक के रूप में वेतन, कमीशन और बोनस नहीं दिया जाएगा। व्यापार कर रहे हैं मिल करके तो पहले से कोई समझौता नहीं है ना, तो किसी को भी उस व्यापार के लिए तनख्वाह नहीं दी जाएगी काम करने के लिए किसी भी साझेदार को। प्रत्येक साझेदार के व्यापार संचालन प्रबंधन में हिस्सा ले सकता है। फर्म की पुस्तकें देखेगा, निरीक्षण करेगा, प्रतिलिपि लेने का भी अधिकार सभी साझेदारों को है। ये तो हुई साझेदारी संलेख के अभाव में शर्तें। अब ये शर्तें आपको याद कर लेनी है। अब दोस्तों साझेदारी के विघटन और फर्म का विघटन में अंतर है। विघटन का मतलब है समाप्त, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर है। ये अंतर अब अपन समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों साझेदारी का विघटन का मतलब क्या है और फर्म का विघटन का मतलब क्या है, पहले रफ पेज पर एक बार समझ लीजिए। दोस्तों साझेदारी का विघटन पढ़ रहे थे अपन और फर्म का विघटन समझना। जब दोस्तों पहले मान लो साझेदार हैं दो, वो कहते हैं कि अपन लाभ हानि, दो साझेदार है वो लाभ कहते हैं, लाभ होगा हानि होगा तो बराबर बराबर बांटेंगे, नहीं 1:1 में बांटेंगे। उन्होंने तय कर लिया कि दोनों 2-2 लाख रुपए पूंजी लगाएंगे व्यापार में। ₹2 लाख ये लगाएगा, 2 लाख ये लगाएगा, 2-2 लाख रुपए पूंजी लगाएंगे। और ए और बी दो साझेदार हैं। और पॉइंट नंबर 3, साझेदारी में ए और बी के अनुपात में होगा। दोनों का लाभ हानि अनुपात 1:1 में होगा। 2 लाख, दोनों का लाभ हानि 1:1 में होगा। तो दोस्तों अब इन शर्तों में अगर चेंजमेंट होता है, ये तय कर लिया था कि 1:1 में लाभ हानि बांटेंगे। थोड़ा सा दोस्तों मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा था, अब समझाता हूं। कभी कभी कोई डिस्टरबेंस कर देते हैं, कोई आवाज लगा रहा था। साझेदारी का विघटन, तो दोस्तों दोनों का लाभ हानि 1:1 में बांटेंगे। अब इन्होंने तय क्या किया, बाद में वापस से किया, नई लाभ हानि 2:1 में बांटेंगे। तो दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, शर्तों में परिवर्तन कर दिया। साझेदारी की परतों में फर्म शर्तों में परिवर्तन करना साझेदारी का विघटन कहलाता है।
साझेदारी की शर्तों में ये परिवर्तन हो गया, तो पहले वाली साझेदारी समाप्त हो गई, ये नए तरीके से 2:1 में साझेदारी हो गई। एक दूसरा, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, ए बी सी तीनों ने साझेदारी है, सी पार्टनर चला जाता है, तो दोस्तों फर्म का विघटन नहीं हुआ, ये साझेदारी का विघटन हुआ। सी फर्म वाला अपना पैसे लेके व्यापार से हट जाता है, फिर ए और बी मिलके व्यापार कर रहे हैं, तो ये साझेदारी का विघटन है, फर्म का विघटन नहीं है। फर्म का विघटन कैसे होता है? जब दोस्तों ए बी और सी तीन साझेदार हैं, ए भी दिवालिया हो गया, बी भी दिवालिया हो गया, तो दोस्तों सी अकेला व्यापार चलाएगा, तो साझेदारी का फर्म का ही विघटन हो गया और अनिवार्य विघटन है, तो साझेदारी फर्म का विघटन इस प्रकार से होगा। दूसरा, फर्म का विघटन कैसे होगा? तीन साझेदार हैं साझेदारी फर्म में, तीन साझेदार हैं साझेदारी फर्म में, और तीनों साझेदारों ने क्या किया कि व्यापार बंद करने का निश्चय कर दिया अपनी इच्छा से, तो दोस्तों ये हो गया फर्म का विघटन। और तीसरा तरीका, इसमें फर्म ही समाप्त हो जाती है, मतलब किसी की भी साझेदारी नहीं बचती और साझेदारी की शर्तों में परिवर्तन हो जाता है। साझेदार, नए साझेदार जुड़ गया, एक एक साझेदार चला गया, तो साझेदारी का विघटन है। फर्म के विघटन में फर्म का समापन है। अब अपन अंतर जब समझेंगे तो आपको ये चीजें भी समझ में आएंगी। साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या है अंतर है? साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या है अंतर है? साझेदारी का विघटन साझेदारी के विघटन से आज से साझेदारों के मध्य वर्तमान संबंधों में परिवर्तन से। साझेदारी का विघटन मैंने आपको बताया था, साझेदारी के विघटन से आज से क्या है वर्तमान संबंधों में परिवर्तन से है, यानी कि इन्होंने पहले लाभ बांटना बराबर बराबर तय किया था, अब ये कहते हैं नहीं नहीं अब इस साल से अपन 2:1 में बांटेंगे, तो ये दोस्तों साझेदारी का विघटन हो गया, वर्तमान संबंधों में परिवर्तन हो गया, तो दोस्तों ये साझेदारी का विघटन है, ना कि फर्म का विघटन। फर्म के विघटन से आज से सभी साझेदारों के बीच संबंधों की पूर्ण समाप्ति हो जाती है, तो ये फर्म का विघटन है। साझेदारी के विघटन में फर्म का व्यवसाय चल रहा होता है, व्यवसाय चलता रहता है। साझेदारी के विघटन में ए बी और सी मिलके व्यापार करें, सी चला जाता है तो ए बी व्यापार चलाते रहते हैं। फर्म के विघटन में व्यापार क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। अब साझेदारी के विघटन पर अनिवार्य नहीं है कि फर्म का विघटन हो, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन फर्म का विघटन हो गया तो साझेदारों का भी विघटन हो जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये सिंपल सिंपल बातें आराम से समझ में आ रही हैं, थोड़ी मैं मदद कर रहा हूं आपकी। साझेदारी के विघटन पर लेखा पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि व्यापार आगे ए और बी चलाते रहेंगे, सी गया तो क्या हुआ, या फिर लाभ हानि 2:1 में बांटेंगे तो पुस्तकें बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, और फर्म ही समाप्त हो गई, सभी साझेदारों के आपसी संबंध समाप्त हो गए, व्यापार समाप्त हो गया, तो लेखा पुस्तकें भी क्या कर दी जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी। साझेदारों का विघटन ऐच्छिक होता है, साझेदारी का विघटन ऐच्छिक होता है। और दोस्तों साझेदारी तो का विघटन तो अपनी साझेदारों के आपसी सहमति के आधार पे होता है, और फर्म का विघटन दोस्तों ऐच्छिक और अनिवार्य भी हो सकता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलूंगा, कोशिश तो मेरी रहती है शाम को, लेकिन ये थोड़ा दोस्तों चुनाव का समय चल रहा है, आप भी 25 तारीख को सब दोस्त मतदान करें। और मतदान में दोस्तों मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो एक बात बोलूंगा, आप में से किसी भी दोस्त को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपसे दो बातें करनी है। पहले आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपसे दो बातें करो। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9। दोस्तों थोड़ा सा मेरा भी चुनाव की वजह से डिस्टर्बेंस चल रहा है, लोग
समय मिलता है उसमें लोग मेरे को ले जाते हैं। दोस्तों सुनना, सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको 25 तारीख को मतदान करना है। दोस्तों अगर आप मतदान नहीं करोगे तो दोस्तों हो सकता है ऐसी सरकार बन जाए जो बेरोजगारों की आवाज ना सुने। 5 साल आप सबने देखा है स्थितियां क्या रही है। एक भी पेपर ऐसा नहीं था जो आउट नहीं हुआ हो दोस्तों। 22 से 23 पेपर एग्जामों का संपादन पिछली सरकार ने करवाया। मैं नाम नहीं लूंगा दोस्तों, और किसी दोस्त को अगर समर्थक हो तो नाराज होने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपके हित की बात बोलूंगा। पिछली बार जब 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें जो बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ दोस्तों, एक एग्जाम और रीट का एग्जाम 2018 में वसुंधरा निकाल के गई थी फॉर्म 30,000 पे। और दोस्तों अब क्या चल रहा है, 2018 से आज 2023 आ गया। वो रीट के एग्जाम के सभी लोगों को अब तक भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, यानी 5 साल का समय लगा। और जो जिनका सिलेक्शन हो गया मान लीजिए उनका तो जैसे तैसे भविष्य संवर गया, लेकिन जो बेचारे भाई रह गए किसी भी कारणवश वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, उन बेरोजगार स्टूडेंट्स के तो जीवन के 5 महत्वपूर्ण वर्ष चले गए। तो दोस्तों ऐसी सरकारें ना बनाएं, प्रयास ये करें। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से विपक्ष ने पेपर लीक को मुद्दा बनाया है, तो दोस्तों इनको पेपर लीक रोकना इनकी पहली प्राथमिकता में होगा। और दोस्तों सरकार के संरक्षण के बिना इतने बड़े स्तर पर सभी एग्जामों का पेपर लीक होना पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं संरक्षण भी होता है। और इन्हीं उम्मीद और इन्हीं आशाओं के साथ वैसे तो बीजेपी का तो घोषणा पत्र आपके सामने आ गया। 2.5 लाख की घोषणा की है। वैसे तो गहलोत सरकार ने भी 2.5 लाख की घोषणा की थी पिछली बार, और इन्होंने ज्वाइनिंग दी है 1,37,000 को ज्वाइनिंग दे पाए। उससे पहले वसुंधरा सरकार थी, उस टाइम पे भी इन्होंने 2.5 लाख की घोषणा की थी बीजेपी ने, लेकिन उस टाइम पे 167 को जो नौकरी दे पाए थे। तो दोस्तों 2.5 लाख पद कम नहीं होते। अगर ये ईमानदारी से 2.5 लाख पद भरेंगे ना तो दोस्तों शानदार तरीके से 5 साल तक हर साल 50-50 हजार वैकेंसी आती रहेंगी, और समय भी जाया नहीं होगा। एक स्टूडेंट 5 साल में 4 से 5 एग्जाम दे पाएगा, यानी अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जहां आपका दिल करे वहां मतदान करें, मतदान करने अवश्य जाएं। और दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट तक आपकी मदद करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जैसी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जूनियर अकाउंटेंट्स के सेकंड पेपर से संबंधित जैसी भी प्रॉब्लम है दोस्तों मेरे सामने रखना। कमेंट बॉक्स आपके लिए उपलब्ध है, मैं आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।